अभी तक हमने पढ़ा कि एनसीईआरटी में कि दो मानचित्र के विषय में पढ़ा, ठीक है। एक मानचित्र अरब के भूगोलविद्ता ने बनाया था जिसका क्या नाम था, अल इदरीसी। कब बनाया था, 1154 में, ठीक है। दूसरा मानचित्र जिसने जो इदरीसी था उसने भारत का जो मैप बनाया था उल्टा मैप बनाया था, श्रीलंका को उत्तर की दिशा में दर्शाया था। उसके बाद दूसरा जो मैप बनाया था उसका क्या नाम था, गुलाम तेलिस्ली, है ना। उसने जो मैप बनाया वह मैप आज के मैप से कुछ मैच करता है ना, संपूर्ण भाग जो तटीय भाग है तो पूरा मैच करता है ना। श्रीलंका को भी दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। उसने मैप कब बनाया, 1720 में। इतनी बातें हो गई थी। इसके बाद नए पुराने शब्दावली के विषय में हमने पढ़ा, जिसमें दो शब्द पढ़े हमने। एक तो पढ़ा हिंदुस्तान, समय के साथ उसका अर्थ कैसे बदलता गया, और दूसरा क्या पढ़ा, विदेशी शब्द, ठीक है ना। विदेशी पहले एक गांव से दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आ जाए उसे विदेशी कहते थे, है ना। अब इसके आगे अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, अगला जो पॉइंट है इतिहासकार और उनके स्रोत, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इतिहासकार और उनके स्रोत, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ेंगे एक एक शब्द, उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख लेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें दिया गया है इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए, यानी आज के अब जो पढ़ेंगे, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं, ओके। इसमें बोला गया इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर हैं। प्राचीन काल में भी तो यही था, पुरास्थल, सिक्के, स्थापत्य कला, है ना, वही आज भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है पर कुछ बातें पहले से भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, है ना। यानी यहाँ पर लिखित सोर्स बहुत ज्यादा मिलने लगे, ठीक है, क्योंकि राजा जितने थे वहां यहाँ पर क्या होने लगा, कागज की जो है खोज हो चुकी थी चीन में, है ना, और यहाँ पर भी वो चीजें पहुंची तो लोग, हर एक राजा क्या करने लगा, अपना वृत्तांत लिखवाने लगा, अपना जीवन परिचय लिखवाने लगा, है ना। वो डेली क्या करता, क्या आदेश देता, तमाम चीजें उस कागज में लिखा जाने लगा, ठीक है। इसमें आगे बताया गया है इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकारों ने दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया। कागज की खोज कब हुई थी, तो चीन में हुई थी आज से 1900 वर्ष पूर्व। कब हुई थी, 1900 वर्ष पूर्व हुई थी। लून नामक व्यक्ति ने किया था, इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 में है, ओके। लून नामक व्यक्ति ने 1900 वर्ष पूर्व चीन में कागज की खोज की थी, ओके। कागज किससे बनता था, तो पौधों, ठीक है, पौधों के रेशों से, कपड़ों को और कुछ मतलब कुछ इन सभी चीजों को मिलाकर उसको पीट कर लुगदी बनाकर कागज बनाया जाता था, ठीक है ना। अब भी ऐसा होता है ना, आज भी ऐसा होता है ना, मतलब स्पष्ट है। और ये जो भारत में कागज की खोज हुई, या भारत में जब ये प्रचार प्रसार हुआ, कैसे हुआ, तो पहले चीन से पश्चिमी एशिया में, यानी इराक ईरान की तरफ इसका प्रचार प्रसार हुआ। बाद में ये भारत में कैसे पहुंचा, बगदाद से होते हुए, ठीक है ना, यानी चीन से के डायरेक्ट रास्ते से नहीं आया, बगदाद से होता हुआ क्या हुआ है, कागज की खोज हमारे देश में हुई है, स्पष्ट है। इसमें बताया गया है लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा कर के खाते, कर मतलब जो टैक्स लगाते थे, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। एक बार हम रिवीजन कर ले, फैक्ट लिख लेते हैं जो भी हमको पता चला है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इतिहासकार उनके स्रोत में पढ़ा कि प्राचीन काल में जो इतिहास, यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे पहले,
इतिहास लिख सकते हैं या इतिहासकार लिखा है, ओके, इतिहासकार और उनके स्रोत बोलते हैं ना। अब इसमें हमको क्या क्या मिला, हमको एक पॉइंट तो ये मिला कि पहले से ही जो हमारे सोर्स थे इतिहास जानने के ना, यानी प्राचीन काल के जो सोर्स थे, प्राचीन काल के जो इतिहास जानने के सोर्स थे, जैसे क्या क्या बताया गया है, जैसे बताया गया है सिक्के, सिक्के के विषय में आपको जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में स्वर्ण सिक्के चलाए गए है ना। एक सिक्का मिला है जिसमें जो है जो समुद्रगुप्त है बीड़ा वादन करते हुए दिखा है, इससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीतकार रहा होगा, है ना, उसको संगीत पसंद रहा होगा, ठीक है। सिक्के मिले, और क्या मिला, अभिलेख मिले, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करते थे। और क्या मिला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का मतलब क्या है, भवन का निर्माण, भवन किस प्रकार से बना है उसका डिजाइन, ठीक है ना। चलिए, ये तमाम चीज प्राचीन काल में होता था, इसको माध्यमिक युग के इतिहासकार भी इसका प्रयोग करते थे, है ना। और चौथा क्या है, लिखित सोर्स, है ना, अभिलेख भी क्या एक सोर्स है, लिखित, है ना, पांडुलिपियां थी। लेकिन इसमें क्या बताया गया, जो आधुनिक काल था, इस आधुनिक काल में जो लिखित सोर्स है इसकी प्रमाणिक और अधिकता इसकी बढ़ गई, है ना। लिखित सोर्स बहुत अधिक मात्रा में मिले, कब, आधुनिक काल, सॉरी माध्यमिक काल में। माध्यमिक इतिहास जानने का सोर्स बताया गया है। ये तमाम चीजें जो प्राचीन काल में प्रयोग होती थी वो आज भी प्रयोग होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बताया गया जो लिखित सोर्स थे उसकी अधिकता बढ़ गई, बस इतना याद रखना, ओके। इसमें क्या हो गया, लिखित सोर्स की अधिकता बढ़ गई, लिखित सोर्स की या स्रोत की अधिकता बढ़ी, ओके, अधिकता बढ़ी। बाकी इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ जो प्राचीन काल के सोर्स थे वो चल ही आ रहे हैं ना, चले मतलब उसका प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, लिखित सोर्सों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा, लिखित सोर्स की संख्या क्यों बढ़ गई, तो इसमें बताया गया है कागज का उपयोग जो चीन में, इसको याद रखेंगे, कागज का उपयोग कहां से प्रारंभ हुआ, चीन में प्रारंभ हुआ, कब से, 1900 वर्ष पूर्व, ओके, 1900 वर्ष पूर्व चीन में कागज का उपयोग शुरू हुआ। और यह कागज की खोज के बाद किसने किया था, लून नामक व्यक्ति ने, किसने, लून नामक व्यक्ति ने किया था। और भारत में बगदाद के रास्ते से आया है, बगदाद, ओके, बगदाद से होता हुआ कहां पहुंचा है, भारत, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अभी माध्यमिक काल में क्या होता है, भारत में कागज की खोज हो चुकी, यानी कागज का उपयोग होने लगा था, कागज सस्ता था, इसलिए जो राजा थे उनके वृत्तांत लिखे जाते थे, है ना, और इनके कर, ठीक है, और ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। इन तमाम जो राजा के शासन काल के दौरान जो भी कार्य होते थे कागज में लिखा जाता था, ठीक है, और वही हमको क्या मिले हैं, लिखित सोर्स के रूप में मिला है। बताओ यहाँ तक की बातें स्पष्ट है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, चीन, जब एनसीईआरटी में दिया है चीन में खोज हुआ था, तो कागज खोज कहाँ हुई थी, चीन में, कब हुआ था, आज से 1900 वर्ष पूर्व, 1900 वर्ष पूर्व, ओके। किसने किया था, तो लून नामक व्यक्ति। भारत में कागज किस मार्ग से आया, किस क्षेत्र से आया, तो बगदाद से होता हुआ, ठीक है। यानी पहले चीन से पश्चिमी एशिया की तरफ इसका विस्तार हुआ कागज का, बाद में कहाँ आया, हमारे भारत में, ठीक है ना। इतिहासकार और उनके स्रोत में हमने ये जाना कि पहले यानी प्राचीन काल में जो इतिहास जानने के स्रोत थे वही स्रोत माध्यमिक काल में भी था, लेकिन किसकी अधिकता बढ़ गई, लिखित सोर्सों की अधिकता बढ़ी, ठीक है। यहां तक स्पष्ट है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें आगे बताया गया है, उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, है ना, उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस, लिपिक या नकल नवीस मतलब जो कॉपी करके लिखता था, छापे खानी जैसे होता है तो इस किताब का प्रिंटिंग निकाल के दे देगा वैसे, है ना। नकल नवीस क्या है, जो कॉपी करके एक बुक से दूसरा बुक में लिखेगा ना, उसे क्या बोलेंगे, नकल नवीस, ओके। तो बोला गया है उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस
हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, ओके, बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आप मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है, मजबूर होकर आपको अंदाज ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हो जाते हैं। जब हम लोग छोटे थे क्लास 9 10th में तो 6 7 में तो क्या नोट्स लेकर आते थे लिखने के लिए, कुछ वर्ड हमको समझ नहीं आता, हम अपनी मर्जी से या तो बनाकर लिख देते या छोड़ देते थे, है ना। ऐसे ही बताया गया है, जब नकलनवीस जब लिखते थे तो क्या होता, अगर कोई वर्ड दूसरे लिखा गया है समझ नहीं आ रहा है तो उसको या तो छोड़ देंगे या अपने अकॉर्डिंग उसको बनाकर लिख देंगे। ऐसे करते करते क्या हो गया, बहुत सारे परिवर्तन हो गए जो वास्तविक प्रतिलिपि थी, है ना, इसमें बताया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आते गए, इस प्रकार से जो प्रतिलिपियां नकलनवीस लिखते गए उससे क्या हो गए, महत्वपूर्ण अंतर आते गए। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां की भी प्रतिलिपियां बनती गई और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से ही बहुत अलग हो गई। ठीक है, आगे बोला गया है, एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इसके आगे बोला है, इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं। इसमें एक शब्द आया क्या, नकलनवीस। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, इसी में ऐड करके नकलनवीस। नकलनवीस, नकलनवीस क्या होते हैं तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे लिपिक। ठीक है, नकलनवीस कौन होता है, लिपिक। यानी ये क्या करता है, एक किताब को देखकर दूसरी किताब लिखता है। ओके, इसका कार्य क्या है, एक किताब को देखकर दूसरी किताब को लिखता है। इसमें ये बताया गया, ये जब चीजों को एक किताब से दूसरी किताब में लिखता है, यानी प्रतिलिपियां जब बनाता है, प्रतिलिपियां बनाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको बना लेता है या लिख लेता है। ठीक है, और इससे क्या हो गया, मान लीजिए ये एक मूल ग्रंथ है, ये क्या है, मूल ग्रंथ है, किसी व्यक्ति ने लिखा, किसी इतिहासकार ने लिखा। अब ये जो मूल ग्रंथ है, अब इस मूल ग्रंथ को किसी व्यक्ति ने देखकर लिखा, दूसरा मूल ग्रंथ हो गया। ठीक है, अब इस मूल ग्रंथ को किसी और व्यक्ति ने लिखा, वो भी दूसरा ग्रंथ हो गया। ठीक है, फिर इस मूल ग्रंथ को किसी व्यक्ति ने लिखा, वो भी एक ग्रंथ हो गया। ठीक है, अब इस ग्रंथ को भी, क्योंकि सदियों तक ऐसे चलता रहा, ऐसा बताया गया ना, इस ग्रंथ को कोई देखकर लिखा तो एक मूल ग्रंथ हो गया, इसको कोई देखकर लिखा एक ग्रंथ हो गया, इसको कोई देखकर लिखा तो एक ग्रंथ हो गया। ठीक है, इसको कोई देखकर लिखा एक ग्रंथ हो गया। तो ये समझ पाना कि कौन मूल ग्रंथ है, ठीक है, और कौन सही है, इसको समझना क्या हो गया, इतिहासकारों के लिए बहुत कठिन हो गया। और एक ही ग्रंथ को, उसको सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेकों किताब उनको पढ़ना पड़ता था, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। यानी इसमें से कौन सही हो सकता है, सबको पढ़ेंगे तो कुछ चीजें, कुछ जो कॉमन मिलेगी तो समझ में आएगा, हाँ अच्छा ये सही हो सकता है ना। इतिहासकारों के लिए ये गंभीर समस्या बन गई। स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। इतनी बातें स्पष्ट है। अभी तक हम केवल इतना पढ़े हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोत में क्या पढ़ा है कि इतिहास, माध्यमिक काल का इतिहास जानने का सोर्स क्या है, जो प्राचीन काल का इतिहास जानने का सोर्स था वही माध्यमिक काल का भी इतिहास जानने का सोर्स है। साथ ही साथ थोड़ा सा क्या इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया लिखित सोर्स की अधिकता बढ़ गई। किस पर, किताबों पर। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, क्योंकि कागज की खोज हो चुकी थी, उसके आगे आपने क्या पढ़ा, उसके आगे एक शब्द आता नकलनवीस कौन होते हैं ना। तो नकलनवीस वो होते हैं जो एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, है ना, बनाते हैं, यानी एक किताब से दूसरी किताब लिखते हैं, देखकर उन्हें क्या बोला जाता है, नकलनवीस कहा जाता है। ओके, इसमें बताया गया कि उनके लिखते समय अगर उनको कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग से उसको, शब्द को या सेंटेंस को बना लेते हैं।
ऐसे एक मूल प्रतियों का कई मूल प्रतियां बनती गई, है ना, और ऐसा सदी तक होता रहा, 100 वर्ष, 200 वर्ष, है ना, 300 वर्ष, 500 वर्ष। तो इससे क्या हो गया, इससे वास्तविक मूल ग्रंथ कौन है, इतिहासकार ने क्या सही लिखा था, इसको समझ पाना हमारे इतिहासकारों के लिए कठिन हो गया। ठीक है, समझ में बात नहीं, एक मूल ग्रंथ को समझने के लिए कई ग्रंथ को, उसी प्रकार के कई ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है। बताओ, स्पष्ट है। इसके बाद इसमें बताया गया है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। कई बार जो लेखक है वो स्वयं अपने जो है बुक को बदलता रहता था। इसमें बताया गया है 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में लिखा, परंतु इन दोनों में अंतर था। लिखा एक ही व्यक्ति ने, किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने। कब, 14वीं शताब्दी में। और बोला गया है लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। कब तक, 1971 तक। ठीक है, यानी 1971 में पहले बार वाली जानकारी नहीं थी, बाद में ये चीजें मिली होगी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। बताओ, स्पष्ट है। एक तो हमने ये समझा, जो नकल नवीस होते हैं ये तो क्या करते हैं, कॉपी जब करते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता तो कुछ शब्द आगे पीछे या सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। इससे मूल प्रतियों के कई प्रतियां बन जाती हैं। कौन वास्तविक है, कौन सही है, कौन गलत है, ये पहचान करना इतिहासकारों के लिए कठिन होता है। दूसरा ये भी बताया गया है, जो मूल व्यक्ति होता है लिखने वाला, है ना, जैसे बोला गया जो एक नाम है, कौन, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी कौन है, एक इतिहासकार है ना। कब इसने पुस्तक लिखी, 1356 में एक वृत्तांत लिखा। ठीक है, और ये भी बताया गया इसके 2 वर्ष बाद एक और वृत्तांत लिखा। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों में क्या है, अंतर है। एक 1356 में लिखा, दूसरा एक 1356 में लिखा, दूसरा कब लिखा, 1358 में। 2 वृत्तांत लिखे, दोनों में क्या है, अंतर। इतिहासकारों का ऐसा मानना है। और जो दूसरा पहला वृत्तांत है 1356 में जो लिखा था वो कब मिला, वो 1971 के बाद मिला। इतिहासकारों को, हमारे इतिहासकारों को कब मिला, 1971 के बाद में। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कब की बात हो रही है, 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में कौन लेखक था, जियाउद्दीन बर्नी। ओके, और एक बात याद रखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी इस समय कौन सा शासक चल रहा था, तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। याद रखेंगे कौन सा वंश चल रहा था, तुगलक वंश। बताओ, स्पष्ट है। तो जियाउद्दीन बर्नी जब इंडिया आया था तो उस समय इंडिया का शासक कौन था, तुगलक वंश। याद रखेंगे बस, उसके बाद हम चीजों को पढ़ेंगे ना। मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी उनके राज दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बीच राज दरबार में। ओके, स्पष्ट है, इतनी बातें स्पष्ट है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। जो भी इतिहासकार आए हैं फारस से आए हैं, अरब से आए हैं। ठीक है, इसलिए उनकी भाषा भी क्या है, अरबी और फारसी है। ठीक है, तो अरबी और फारसी भाषा जो है तो उनकी कुछ लिपि है, जैसे हमारे हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या, देवनागरी। ठीक है, ऐसे इसमें दिया गया है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि, ठीक है, इसको लिख लेते हैं तो क्लियर होगा। तो जो लिखने की शैलियां हैं या लिपियां जो हैं कितनी है, 2 लिपियां। अगर बात करेंगे तो 2 लिपियों को भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लोग कहां से आए थे, अरब और फारस से आए थे। ठीक है, तो यहां पर जो अरब है, ठीक है, या जो अरबी भाषा है, ठीक है, इसकी एक लिपि हो जाएगी, दूसरी जो लिपि होगी किसकी, फारसी भाषा की। ठीक है, एक अरबी भाषा हो जाएगा, एक फारसी भाषा हो जाएगा। इसमें दिया गया है, देखो ये अरबी और फारसी भाषा दिया गया, जो भी इतिहास लिखा है वो अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है ना। जो ये इब्न बतूता है या ठीक है ना, या जो है इसके पहले जो पढ़े थे अल-बिरूनी जो था, है ना। तो अरबी जो भाषा है इसमें बताया गया है इसकी लिपि क्या है, 6th लिपि, 6th लिपि है ना, इस प्रकार से 6th लिपि इनकी लिपि हो गई अरबी भाषा की। ठीक है,
ठीक है। अरबी भाषा की लिपि क्या है? सिक्त लिपि। इसकी क्या खूबी है? इसमें बोला गया दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया जाता है और ये अधिक सघन होता है। ठीक है, इसकी लिखने की शैली क्या है? दाईं ओर से। दाईं ओर से आप लोग बोलते हैं ना, उर्दू क्या है, अरबी क्या है, पीछे से लिखते हैं, उल्टा पढ़ते हैं ना। तो उल्टा मतलब क्या? इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। हम लोग हिंदी पढ़ना इधर से प्रारंभ करते हैं, है ना। उर्दू में क्या होता है? पीछे से पढ़ा जाता है। तो अरबी, ये उर्दू का मतलब हम जो समझते हैं वो उर्दू और फारसी यहां से हो जाएगा। ठीक है, उर्दू आपका हिंदी की तरह ही होता है। इसे अरबी बोलते हैं जो उल्टा पढ़ते हैं। याद रखेंगे, अरबी का मतलब उल्टा पढ़ना। उल्टा पढ़ना का मतलब किधर से? दाईं ओर से। स्पष्ट हो जाएगा ना। तो दाईं ओर से जो लिपि है वो किसकी है? अरबी भाषा की। ठीक है ना। और अरबी भाषा की लिपि को क्या बोलता है? सिकस्त लिपि या सिक्त लिपि। ओके, तो यहां से बताओ, स्पष्ट है? सिकस्त लिपि या सिक्त लिपि, है ना। और फारसी भाषा जो है, ठीक है, फारसी जो भाषा, इसकी लिपि क्या नाम है? नस्तलिक लिपि जो है किस भाषा की है? फारसी भाषा की है। और इसको कहां से लिखेंगे? इसको बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, बाईं से दाईं ओर। बताओ, स्पष्ट है? यानी जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं। ओके, इसमें क्या अंतर है? ये क्या होता है? बहुत सघन लिखा जाता है, सघन। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत सघन लिखा जाता है। ठीक है, देखो ये क्या है? ये आपका अरबी लिपि है और ये क्या है? फारसी लिपि है। ओके, ये अरबी है और क्या है? फारसी है। स्पष्ट है? इसमें बोला गया सिक्त लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ठीक है, और ये फारसी क्या है? फारसी से तो उर्दू बना है, फारसी हिंदी से, संस्कृत से। ठीक है ना। तो हमने केवल लिपियों में इतना समझा, अरबी और फारसी दो लिपियों के विषय में समझा। एक को क्या बोला गया? सिकस्त लिपि, दूसरे क्या बोला गया? नस्तलिक लिपि। ओके, और जो अरबी भाषा की लिपि है वो दाईं ओर से पढ़ी जाएगी, उल्टा। ठीक है, और फारसी जैसे हिंदी पढ़ते हैं, बाईं से दाईं ओर। बताओ, स्पष्ट है? कितनी बातें हैं इसमें, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है ना। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पढ़ने से पहले, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? अभिलेखागार थोड़ा जान लेते हैं। अभिलेखागार को बस इतना जानिए, जहां पर डॉक्यूमेंट्स मिले, पर्याप्त डॉक्यूमेंट जहां पर मिले उसे क्या बोला गया है? अभिलेखागार। ओके, जहां पर डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, जो भी पांडुलिपियां या पुस्तकें, रिसोर्स, जो भी सोर्स थे इतिहास को जानने के लिए, जो जहां पर किसी स्थान पर रखे जाते थे, उस स्थान को बोला गया अभिलेखागार। ओके, अब हम पढ़ते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सामाजिक और राजनीतिक समूह, ठीक है, इसमें दिया गया है सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे एक भारी चुनौती थी। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन यानी नई तकनीकी होते हैं, जैसे सिंचाई में राहट, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेय शास्त्र। ओके, राहट का मतलब सिंचाई के लिए, ये देखो दिया गया है, ये राहट है। ओके, ये क्या होता है? इसको घुमाते हैं बैल से, तो ये इसमें बाल्टी लगी होती है, कुएं से पानी निकलता है, सिंचाई करते हैं। ओके, सिंचाई में राहट, कताई में चरखे बनाने लगे जिससे कपड़ा बनाने का प्रयोग होता था। युद्ध में आग्नेय शास्त्र यानी बारूद, हथियार। ठीक है, सबसे पहले बारूद या गोला तोपा का प्रयोग किसने किया था? तोप का बाबर ने, है ना। आगे क्या बोला गया है? इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरे देशों से आया है, जैसे आलू और मक्का और संतरा, लीची, टमाटर। इनकी बात करें तो पुर्तगालियों ने लेकर आए। ठीक है, तंबाकू कौन लेकर आए? पुर्तगाली। ओके, और इसी प्रकार से चाय, कॉफी ये ब्रिटिश द्वारा लाया गया। कहां से? चाइना से, है ना। चाइना में इसका उत्पादन होता था, है ना। तो ये बात है। आगे देखो क्या बोला गया, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, यानी जो नए विचार लेकर आए थे, दूसरे देश से आए थे, उन्हीं लोगों के साथ ये तकनीकी आई यहाँ पर। ओके, ऐसा बताया गया है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। ओके, इसके कारण किस किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन।
बताओ स्पष्ट है? इसमें लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तकनीक में लिखेंगे परिवर्तन हुआ, है ना? बोलो। प्रौद्योगिकी लिख सकते हैं या तकनीक लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड, ठीक है। तकनीक में परिवर्तन हुआ, बोलो। तकनीक में क्या परिवर्तन हुआ? लोग किसका प्रयोग करने लगे? सिंचाई में राहट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सिंचाई में राहट। सिंचाई में राहट, राहट का मतलब, राहट का प्रयोग किसके लिए? सिंचाई के लिए। ओके, अगला पॉइंट क्या है? चरखे का प्रयोग करने लगे। ओके, कटाई के लिए चरखे का प्रयोग। तीसरा पॉइंट बताओ क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? चरखे के साथ अग्नेय शास्त्र, ठीक है। अग्नेय शास्त्र का मतलब हम लिख सकते हैं गोला बारूद, ओके, का प्रयोग हुआ, ठीक है। गोला बारूद का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये एक तकनीक हुई, नई तकनीक, युद्ध करने के लिए नई तकनीक। क्या अब गोला बारूद से युद्ध होगा? इसके पहले तीर तलवार से होता रहा होगा, है ना। चरखे से युद्ध, चरखे से, सॉरी युद्ध नहीं, चरखे से कपड़ा बनाया जाएगा। और सिंचाई के लिए राहट का प्रयोग करने लगे, कुएं से पानी निकालने में आसानी हो गई। राहट ही है, राहट, ठीक है ना। स्पष्ट है? राहट, ऐसे ही एनसीईआरटी दिया है, राहट। ओके, स्पष्ट है। उसके साथ साथ बताया गया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या हुआ? जब दूसरे क्षेत्र से लोग आएंगे तो अपना रहन सहन लेकर आएंगे, है ना। रहन सहन कल्चर लेकर आएंगे कि नहीं, और उनका कल्चर लोग को अच्छा लगेगा तो फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी वो लोग कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ और क्या हमको मिला? खान पान में बदलाव हुआ, ठीक है। खान पान में बदलाव हुआ, ठीक है। खान पान में क्या क्या बताया गया है? आलू, मक्का और टमाटर नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन टमाटर भी पुर्तगाली द्वारा लाया गया है, टमाटर, ओके। और चाय, कॉफी, ओके, ये दूसरे देशों में होता था और दूसरे देशों के द्वारा इंडिया में लाया गया। बताओ स्पष्ट है? अब रहन सहन का मतलब कपड़े यानी ड्रेस में परिवर्तन हुआ, है ना। आज के लोग जैसे भी ड्रेस पहनते होंगे, है ना, या पहनते हैं, ये किसी प्रकार से दूसरे देशों का वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, फॉलो कर रहे हैं ना। तो रहन सहन में परिवर्तन हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, खान पान में बदलाव हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर तंबाकू ऐड कर लेंगे तो और अच्छा होगा, तंबाकू, है ना। बोलो स्पष्ट है? इस प्रकार से उनके आने से क्या हुआ? कुछ नई चीजें भी आई, जैसे या गोला बारूद, चरखे, सिंचाई में राहत का प्रयोग, कुछ बदलाव हुए, कुछ रहन सहन के उनके तौर तरीके हमने सीखा, कुछ हमसे वो लोग सीख कर गए। खान पान में कुछ बदलाव हुआ, आलू, मक्का, टमाटर, चाय, कॉफी। और देखिए, चलो यहां तक बताओ स्पष्ट है? यहां तक की बातें स्पष्ट है। अब इसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है। अब इन तमाम चीज सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होगा ना, रहन सहन, खान पान बदलाव होगा, तकनीकी बदल गई, युद्ध करने में लोग शक्तिशाली हो गए, जैसे अमेरिका इस समय शक्तिशाली है सैनिक और तमाम चीजों में। दूसरा देश कोई युद्ध नहीं कर सकता, दूसरे देश को समर्थन देकर दूसरे देश से युद्ध ही कराता है ना, बार बार। तो इस प्रकार से ये तमाम चीजें हुई। आगे क्या बोला गया है? यहां तक की बातें स्पष्ट है? अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में रहन सहन परिवर्तन हुआ, खान पान में बताया गया, आलू, मक्का, टमाटर, चाय, कॉफी दूसरे देशों द्वारा लाया गया। और क्या परिवर्तन हुआ? सिंचाई में राहत, चरखे, गोला बारूद, ओके। अब इसके बाद क्या बोला गया? राजनीतिक परिवर्तन में आप यही समझेंगे, पहले एक शासक चोल राजवंश से, फिर है ना प्रतिहार राजवंश, ठीक है। उसके बाद फिर चाहमान राजवंश, ठीक। उसके बाद दिल्ली में कौन शासन करने लगा? दिल्ली सल्तनत। फिर उसके बाद बाबर आया तो मुगल सल्तनत, ठीक है। इस प्रकार से फिर ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश शासन चलने लगा, ठीक है। तो राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं ना। आगे क्या बोला गया, इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बोला गया है, राजपूत जिसका नाम राजपुत्र से निकला है ना, राजपूत जिसका नाम राजपूत से निकला है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। तो राजपूत का मतलब क्या बोला गया? राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, और यह उनके लिए प्रयोग होता था जो आमतौर पर अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रिय, ठीक है। आगे इसमें बोला गया है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे।
राजपूत का काम केवल राजा बनना नहीं है, उस सेनाओं के रूप में दूसरे राजा की मदद करते थे, है ना, सामंत के रूप में भी, ठीक है, सेनापति के रूप में भी, ठीक है। आगे बोला गया है पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। आगे बोला गया इसके, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, कायस्थ का मतलब है मुख्यतः जो लिपिक होते थे या मुंशी होते थे उन्हें कायस्थ बोला गया। ओके, ये लोग क्या कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा अपना प्रॉफिट उठाए हैं, कहां पर, इस शासन काल पीरियड में ना, यानी अपने आप को शक्तिशाली और स्ट्रांग करे हैं। आगे देखते हैं, आदि समूह ने भी यह फायदा उठाया या लाभ उठाया, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं अभी तक जो पढ़ा, यहां तक की बातें हो गई थी, इसमें आगे बताया क्या गया, इसको रेज कर दें क्या, इसी में हम लिख लेते हैं राजपुत्र एक शब्द आया, ठीक है, राजपूत शब्द क्या आया, राजपूत, राजपूत का मतलब है राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र, ठीक है। और ये राजा का पुत्र जो है क्या होता था, राजा का पुत्र क्या होता था, राजा का पुत्र बताया गया है ये अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ये अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये अपने आप को क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। साथ ही साथ राजपूत क्या होते थे, राजपूत के विषय में बताया गया है ये केवल राजा नहीं होते थे, राजा भी होते थे, सेनापति भी होते थे, और सामंत भी होते थे। सामंत मतलब क्या, जो राजाओं के अधीन रहते थे, है ना, सामंत भी रहते थे और सैनिक भी होते थे, ठीक है। तो ऐसे अगर बोला जाए राजपूत केवल राजा होता था या राजा का पुत्र होता था तो नहीं, गलत होगा, ठीक है। राजपूत राजा भी होता था, सेनापति भी होता था, सामंत भी होता था, सैनिक भी होता था। ओके, इतनी बातें स्पष्ट है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, आगे इसमें दिया गया है इसका प्रॉफिट यानी समय जो है बताया गया है, दो तीन समुदाय यानी दो तीन भाग बताया गया इसमें, कौन कौन से, फिर से पढ़ लेता हूं पहले, यहां तक बताओ स्पष्ट है। इसके बाद बताया गया है इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने उठाया, ठीक है। इस युग का मतलब यही है कि हम कब की बात कर रहे हैं, 700 से लेकर 1750, है ना। इस समय में बताया गया कौन कौन, इस समय बताया गया है कई राजनीतिक समूहों ने क्या करा, अपना वर्चस्व बढ़ाया, जिसमें किसका किसका नाम दिया गया है, जिसमें नाम दिया गया है मराठा का, ओके, किसका नाम दिया गया, जाट का, किसका नाम दिया गया है, सिख का, और किसका नाम दिया गया, कायस्थ का। कायस्थ का मतलब जो मुंशी होते थे, जो लिपिक का कार्य करते थे, है ना। ये लोग अपना राजनीतिक क्या करे हैं, वर्चस्व या अपना लाभ उठाए हैं ना। यहां पर लिख देंगे राजनीतिक लाभ। बताओ स्पष्ट है। आपसे स्टेटमेंट दिया जाएगा 700 से 1750 तक के 1000 वर्षों में किन राजनीतिक समूहों द्वारा अपना लाभ उठाया गया या वर्चस्व बढ़ाया गया, तो मराठा, जाट, सिख और कायस्थ। बताओ स्पष्ट है। अहोम भी दिया, अहोम जनजाति है ना, तो इसको भी लिख लेंगे अहोम, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट है, यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, ठीक है। यानी इसी समय, यानी इसी युग में, माध्यमिक युग में जंगलों की कटाई की जा रही थी और खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। पहले हर जगह जंगल ही जंगल रहा होगा, है ना, तो उस प्रकार से खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। आगे बोला गया है पर्यायवास, पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब पर्यायवास एक शब्द आया है, इसको हम समझ लेंगे क्या है, ठीक है ना। पर्यायवास,
पर्यावास का मतलब ये है जो पर्यावरण में यानी जंगलों में जो लोग रहते थे, जो जनजातियां, उन्हें बोला गया क्या? पर्यावास। ठीक है, यानी उस स्थान को क्या बोला गया? पर्यावास। ओके, इसमें बोला गया है पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है। ओके, यानी पर्यावास का मतलब इतना मतलब रखेंगे, किसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है ना, जो पर्यावरण संबंधित क्रियाकलाप करता है, उस व्यक्ति और उस पर्यावरण के संबंध के क्षेत्र को क्या बोला गया? पर्यावास क्षेत्र को। ओके, स्पष्ट है। अब इसमें बोला गया पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास में परिवर्तन का मतलब लोग कटाई कर दिए जंगलों का, तो वहां से लोगों को क्या होना पड़ा? छोड़ना पड़ा। आगे बोला गया कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। कुछ वनवासी क्या करने लगे? जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। क्या बन गए? कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जो कृषक बन गए, जैसे कुछ वनवासी क्या होंगे? जंगल के साथ किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए होंगे। कुछ वनवासी जैसे राजा कटाई करा रहा है उसी के साथ काम करने लगे, और जो काम करने लगे वो क्या बन गए? कृषक बन गए। अब कृषक बन गए तो राजा के क्षेत्र में रह रहे हैं ना, राजा के तौर तरीके है ना, मंदिर मठ में जाना, तो उनके कल्चर को फॉलो करने लगे कृषक, है ना, जो वनवासी थे। ऐसा बताया गया। बताओ, स्पष्ट है? इसमें बोला गया नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है काम करना, काम करवा लेना और पैसा ना देना, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। बेगार श्रम पर रोक है ना, बताइए, बेगार श्रम पर रोक लगा दिया गया है ना फंडामेंटल राइट के द्वारा। तो वही यहां पर बोला गया है कि कुछ कृषक से क्या कराया जाता था? बेगार कराया जाता था। स्पष्ट है? आगे देखिए क्या है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब उनसे काम करा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, तो आर्थिक स्थिति हो जाएगा ना, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा ना। आगे क्या बोला गया है? कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंट जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जैसे जैसे समाज में लोग बढ़ने लगे, जातियां बढ़ने, वो लोग क्या करने लगे? अपने आप को जातियों में बांटने लगे। ठीक है, जो लोग धनी थे वो अपने आप को क्या कहने लगे? उच्च जाति का, और जो लोग गरीब थे, निर्धन थे, उन्हें क्या बोला गया? निम्न जाति का। ओके, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी जिसके पास ज्यादा सत्ता है, ज्यादा संसाधन है, वो क्या, उसके क्या हो जाएंगे? उसके जाति समूह बदलते रहते थे, ऐसे बताया गया। ओके, आगे क्या बोला गया है? एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी दूसरे क्षेत्र में कोई और दर्जा। यानी अगर एक ही जाति का ही व्यक्ति हो, अगर एक क्षेत्र में बहुत धनी होगा तो उसे दूसरा दर्जा दिया जाएगा, दूसरे क्षेत्र में बहुत निर्धन होगा तो उसे दूसरा दर्जा दिया जाएगा। ओके, इसमें बताया गया है जाति का आधार क्या था? जिसके पास संसाधन अधिक है उसका जाति कुछ दूसरा होगा, और जिसकी जो है संसाधन जिसके पास कम होगा, रिसोर्सेस कम होंगे, शक्ति कम होगी, दुर्बलता होगी, उसको दूसरी जाति में दूसरी जाति का दर्जा दिया जाएगा। बताओ, स्पष्ट है? आगे क्या बोला गया है? आगे बोला है अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत। ओके, जैसे अभी भी अलग अलग मतलब जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर जो जनजातियां अपना निर्णय स्वयं लेती हैं, है ना, अपना निर्णय स्वयं लेती हैं, स्वयं पंच के रूप में यानी पंचायत के रूप में कार्य करती हैं ना। जैसे हमारे यहाँ भी अब जो पंचायत की व्यवस्था है वो क्या है?
एक गवर्नमेंटेड है ना, वो अपना स्वयं व्यवस्थित करे हैं, उसके आधार पर लोग डिसीजन लेते हैं कौन सही कौन गलत, जिसको बोल दिया गया गलत वो गलत। ओके, वैसे इसमें बताया गया है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो यहाँ पर एक शब्द आपको मिला है, पर्यावास चीजें आपको क्लियर है। एक शब्द और आपको मिला क्या, जाति पंचायत। जाति पंचायत, जाति पंचायत क्या है, जाति पंचायत मतलब समूहों के, है ना, कौन से समूह, जनजातियों के समूह। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं जनजातियों का समूह जो नियम बनाती थी और नियम का पालन करवाती थी, करवाना। ओके, उसी क्या बोला गया, बोलो, उसी को बोला गया जाति पंचायत ना, जो जातियों के लिए यानी स्वयं के लिए नियम बनाते थे और उसे लागू कराते थे, उसी को जाति पंचायत कहा गया। बताओ, स्पष्ट है? और इसमें कुछ नया नहीं है शब्द। ठीक है, ठीक है ना। पर्यावास का मतलब क्या हो गया, पर्यावास का तात्पर्य क्या है, क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों को यहां लिख सकते हैं पर्यावरण और वहां रहने वाले लोग, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, पर्यावास। ठीक है, जाति पंचायत मतलब जनजातियों का समूह जो नियम बनाता था और उसे पालन करवाता था, उसी को क्या बोला गया, जाति पंचायत। जंगलों की कटाई हुई, उससे क्या फायदा हुआ, जंगलों की कटाई हुई तो कुछ वनवासी क्या हो गए, जंगलों की कटाई हुई, जंगलों की कटाई हो गई। ठीक है, उससे क्या हुआ, जंगलों की कटाई हुई तो उससे क्या हुआ, जो वनवासी थे, जो कौन थे, वनवासी थे, उसमें परिवर्तन हुआ। वनवासी कुछ तो दूसरे क्षेत्र में चले गए, है ना, वनवासी क्या हो गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए, और कुछ क्या हो गए, कुछ कृषक बन गए, कुछ कृषक बन गए। बताओ, स्पष्ट है? बस इतना पॉइंट इसमें था। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब लास्ट पॉइंट, अब इसको पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट यही है। ओके, इसमें बताया गया है समय और इतिहास के कालखंड। ठीक है, इसका विभाजन किया गया। क्लास 8 में इसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे, क्लास 7 में भी दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं जो दिया है। ओके, इसमें दिया है इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिन वर्षों के बीतने पर ही इसको नहीं देखा जाता। इतिहासकार क्या देखते हैं, इतिहासकार ये देखते हैं उस समय के दौरान क्या सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना। इसमें आगे बताया गया है 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक, ब्रिटिश शासक। ओके, तो यहां पर एक ब्रिटिश शासक थे, एक व्यक्ति जो क्या नाम है, ब्रिटिश इतिहासकार, जिसका नाम क्या है, जेम्स मिल। जेम्स मिल 1817 में, 1817 का मतलब कौन सदी है, 19वीं सदी। ओके, 19वीं सदी में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या है, हिंदू शासक, है ना, दूसरा क्या है, मुस्लिम शासक, तीसरा क्या है, ब्रिटिश शासक। ब्रिटिश शासक। ठीक है, अब देखो आमतौर में देखने में तो ठीक लगेगा, पहले चालुक्यों का शासक था,
राजपूतों का शासन था, है ना। उस हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, है ना, जैसे हिंदू शासक था। उसके बाद क्या हुआ, मुगल डायनेस्टी आई, मुगल वंश चला, दिल्ली सल्तनत चला, मुस्लिम शासक, उसके बाद ब्रिटिश शासन। तो ये प्रकार से देखने में तो ठीक लग रहा है ना, लेकिन इसको हमारे जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं या और बाद के जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, इसको मानने से इनकार कर दिया और बोला इस प्रकार से बांटना क्या होगा, समाज में नफरत और अराजकता को बढ़ावा देना है, इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार जानबूझ के ऐसे बांटे थे, है ना। जैसे जब हिंदू शासक थे, क्या उस समय कोई मुस्लिम वहां पर मतलब निवास नहीं करता था, या दूसरे धर्म के लोग जैसे बौद्ध धर्म या अन्य धर्म के लोग, या उस समय की सामाजिक संस्कृति कैसे थी, उसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा ना। केवल राजा के होने से ही उस पूरे क्षेत्र के चीजों को नहीं देखा जा सकता। जैसे जब मुस्लिम शासक थे, क्या उस समय राजपूत शासक नहीं थे, क्या उस समय मराठा शासक नहीं थे, क्या उस समय और दूसरे कम्युनिटी के लोग वहां नहीं रहते थे। तो केवल राजा के शासन होने से ही उस पूरे क्षेत्र को या उस टाइम पीरियड को धर्म के नाम पर डिवाइड कर देना गलत है, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में ही बांटा, लेकिन पहले इतिहास को बोला प्राचीन इतिहास, प्राचीन इंडिया या प्राचीन भारत, ओके, प्राचीन भारत जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है, माध्यमिक भारत, माध्यमिक भारत जिसमें हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत को वर्तमान में कई इतिहासकार या कई विद्वान मानने, इसको आधुनिक मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। हमारा देश क्या था, पूरी तरीके से गुलाम था। और क्या था, ये किसके अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश ने क्या किया है, तमाम प्रकार शोषण भी किया है, ठीक है। इसलिए इस शासनकाल को नहीं, जब देश स्वतंत्र हो गया उस शासनकाल को कुछ लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश क्या है, आधुनिक काल के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास जो क्लास 6 में पढ़ लिया, माध्यमिक इतिहास जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, और तीसरा क्या है, आधुनिक इतिहास ब्रिटिश काल को पढ़ेंगे। ओके, इतनी बातें स्पष्ट है, इतना याद रखना है। 1817 में जेम्स मिल यानी 19वीं सदी में इतिहास को यानी भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड कर दिया, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक और ब्रिटिश शासक। यहां तक बातें स्पष्ट है। ये हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। बताओ यहां तक स्पष्ट है ना, ठीक है।